हाय एवरीवन। तो आज हमने स्टार्ट करना है हमारा कोलरॉक्स लॉ और जो हमारे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमने कल डिस्कस किया था जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ठीक है। उसके अंदर हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि किस टाइप का नेचर होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जिसकी वजह से कंडक्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जनरली जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो हमारा टू टाइप का हो रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमें इसका जो टॉपिक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स हैं, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये आपका कोलरॉक्स लॉ में यूज़ होगा, ठीक है। जो आपके दो टॉपिक है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? वो सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली आयंस में चेंज हो जाए, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स द सॉल्यूशन विच डिसोशिएट्स इनटू आयंस कम्प्लीटली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कभी भी कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की या हम KCl की बात कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3COH एसिटिक एसिड और NH4OH, ठीक है। दो एग्जांपल बहुत हैं। हमने ले लिया जो NaCl होता है वो किस में डिसोसिएट होते हैं? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ये किस में होते हैं? अभी देख लो फिलहाल CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, यही होता है। अब आप बोलोगे आयंस में तो ये भी ब्रेक हो रहे हैं, आयंस में ये भी ब्रेक हो रहे हैं, तो अलग कैसे हुए? अलग होते हैं। देखो, जब हम NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं तो सारा जो NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। कम्प्लीटली आयंस बन जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर कुछ तो आयंस जो हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड कुछ ना कुछ थोड़ी अमाउंट उसके अंदर रह जाती है जो ब्रेक नहीं होती आयंस के अंदर, ठीक है। तो उस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो हमारा हो गया ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक आ गया। अब हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इनके ऊपर हमने कंडक्टेंस देखनी है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी हमने बोला था कि जो पीछे हमने फैक्टर पढ़े थे कि जो कंडक्टेंस होता है ना वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो या हम बोल सकते हैं जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है विद कंसंट्रेशन। यही लिखा था कि कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है विद कंसंट्रेशन ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हमारी जनरल फॉर्म थी, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म आती है ना कि कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ रही है, कंडक्टेंस इंक्रीज विद increase in concentration of both strong and weak electrolyte। जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कंडक्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आयंस होते रहेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें क्या करना है? डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। और दूसरी बात हमें शो करनी है कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा।
अब देखो कंडक्टिविटी, हमने कल वाले जो वीडियो थी लास्ट वीडियो उसमें हमने किया था, जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम कापा से डिनोट करते हैं, वो होती है हमारी इन्वर्सली ऑफ कंडक्टेंस, है ना। यही पढ़ा था कि जो के कापा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के। क्या मतलब हुआ, जैसे ही कंडक्टेंस बढ़ेगी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यही था। इसके बाद हमें क्या करना है, डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ वाटर या एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, देखो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। हमने कंसंट्रेशन की टर्म ली है, ये ले ली हमने कंसंट्रेशन C और ये ले ली हमने कंडक्टिविटी कापा। हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर एकदम से फॉल आता है, लेकिन जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ये है। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में शार्प क्यों आ रहा है, वीक में क्यों आ रहा है। देखो अब क्या होता है, जैसे ही हम कंसंट्रेशन का मतलब देखो डाइल्यूशन, हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। सपोज करो हमारे पास एक गिलास हाफ गिलास वाटर है, गिलास लिया, हाफ कर दिया वाटर का, उसके अंदर मैंने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, पूरे गिलास को फिल कर दिया, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, डाइल्यूट कर दिया उस सॉल्यूशन को। तो जब हमने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, लेकिन जो नमक है वो तो उतना ही रहा, तो मतलब जो कंसंट्रेशन है ना सॉल्ट की, वो पर यूनिट वॉल्यूम वो तो डिक्रीज़ होगी, है ना। डाइल्यूशन के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज़ हो रही है तो जो डाइल्यूशन है वो इधर इंक्रीज़ होगी। तो विद द डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों, अब देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है आयंस के अंदर। जैसे ही हमने उसको डाइल्यूट किया, ठीक है, पहले ही वो डिसोसिएट हो चुका है। डाइल्यूट करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नंबर ऑफ़ आयंस जितने थे उतने ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ आयंस क्या होंगे, सेम कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हम डाइल्यूशन कर भी रहे हैं ना तो आयंस तो उतने ही हैं जितने डाइल्यूशन से पहले थे। ठीक है, लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी, जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। वही तो होता है डाइल्यूशन की, नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हम चेक करते हैं, तो वो तो हमारा हो गया डिक्रीज़। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि ये भी तो डिक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन ये स्लाइटली क्यों हो रहा है। ये जो शार्प डिक्रीज़ हो रहा है वो इसी रीज़न से है कि उसके अंदर एक भी आयन नया नहीं बना, वो एकदम से फॉल कर गया। दूसरी बात, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएट्स नहीं है आयंस में। जैसे ही हमने उसको डाइल्यूशन में डाला, डाइल्यूट किया उस सॉल्यूशन को, तो जो आयन उसके डिसोसिएट नहीं हुए थे वो डिसोसिएट्स हो जाएंगे। ठीक है, उस वजह से नंबर ऑफ आयंस हैं, नेट तो वही रहेगा। देखो नेट चार्ज तो क्या रहेगा, नेट जो आयंस हैं वो तो रहेंगे, मतलब नेट जो आयंस हैं वो तो रहेंगे उतने ही, कंडक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी, एकदम डिक्रीज़ नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ी डिक्रीज़ होगी। नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही रहेंगे जितने वो थे। ठीक है, तो ये था हमारा कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। अब बातें आती है मोलर कंडक्टिविटी की। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो था जस्ट कंडक्टिविटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन पे। कंडक्टिविटी को मैं लिख देती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा m से। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक मोल सॉल्यूशन में जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उससे कितने कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है। ठीक है, उसके अंदर देखो किस टाइप का ग्राफ आता है।
ये देखो KCl क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CH3COH क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वही बात है मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास एक टर्म आती है, ठीक है। कोलराक्स लॉ ने क्या बताया था कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन C वो किसके इक्वल होती है, लैम्डा नॉट, ठीक है, इनटू A रूट ऑफ C। इतनी बात उसने बोल दी, माइनस है यहाँ। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये तो है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कई बार आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको यही जवाब देना है कि जब हमारी डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगी उसको हम बोलते हैं, यानी कि C हमारा ज़ीरो हो गया और जो हमारी डाइल्यूशन है वो क्या होगी, इनफाइनाइट, तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो A है वो है डिपेंड करती है A की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पे। रूट C हमारी क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखो क्या बात है, हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं। बार बार वही बात आ रही है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए, लेकिन वो आयंस जो हैं, मान लो हाफ गिलास के अंदर NaCl है, वो उसी के अंदर घूम रहे हैं आपस में, ठीक है। मैंने उसके अंदर और वाटर ऐड कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, दूर दूर। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन कर रहे हैं उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो क्या हो गया, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी कंडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज़ करेगी, लेकिन थोड़ी इंक्रीज़ करी है, ज़्यादा नहीं करी, तो थोड़ी इंक्रीज़ करी है। अब जैसे ही हम इस पॉइंट को मिलाएंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है C की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और C की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये देखो शार्प पीक आ रही है बिल्कुल। क्यों हुआ, क्योंकि देखो पहले कम थे, जैसे ही हमने डाइल्यूशन करते रहे तो उसके जो आयंस है ना वो सारे कम्प्लीटली डिसोशिएट्स हो गए। तो एकदम से जब सारे आयंस डिसोशिएट्स हो गए तो इसकी पीक एकदम से शार्प बन गई। इस शार्प पीक का मतलब क्या है, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू है। तो इसको अगर हमने निकालना है तो इस पॉइंट, इस एक्सिस पे मीट करवाना पड़ेगा, तो वो तो हो ही नहीं रही है ना, तो वो तो आगे की आगे जा रही है। तो इसकी वजह से जो ये वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हमारी कंसंट्रेशन ज़ीरो है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इस प्लॉट को आगे इंक्रीज़ करके, एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करती है और कैसे डिक्रीज़ करती है। अब बताएं जो हमारा कोलराक्स लॉ था, स्पेलिंग देख लेना एक बार, कोलराक्स लॉ, स्पेलिंग इसकी कंफ्यूजिंग है, RAU, ठीक है वैसे, ठीक है। ये हमारा कोलराक्स लॉ। कोलराक्स लॉ का कहते हैं कि जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। देखो लिखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte is the sum of limiting
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो उसके कैटायन हैं और जो उसके एनायंस हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू लैम्डा एम, या हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा नॉट ऑफ माइनस, है ना। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ माइनस। तो क्या हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो NaCl की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। कोलरैक्स लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ता है, वो आगे देखते हैं। देखो NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो पुट करना है यहाँ पे। तो जो हमारा लैम्डा नोट है NaCl सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। यहाँ पे X और Y भी होता है, तो क्या होते हैं ये, X तो होते हैं कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस हैं, Y होता है कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं। देखो अब दोबारा से एक बार बता देती हूँ। अगर सपोज करो Al2SO4 थ्राइस दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये किस में टूटता है, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, इसमें टूटता है। तो क्या होता है, इनका जो चार्ज होगा लैम्डा एम नॉट किसके इक्वल होगा, ये X क्या है, नेगेटिव का जितना चार्ज है 2, तो 2 ऑफ लैम्डा ऑफ Al प्लस, है ना, Al3 प्लस, प्लस में इसका कितना है 3 लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। समझ रहे हो कैसे कह रही हो, जो जितना इनका चार्ज होता है ना वो उसमें कर दो। एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं आपको, BaCl2। BaCl2 किस में ब्रेक होता है, BaCl नेगेटिव Ba2 प्लस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू, इसका जो चार्ज है वो 1 है, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा Ba2 प्लस, यहाँ पे कितना चार्ज है 2, तो ये आ गया 2 लैम्डा नोट Cl माइनस। आ गया ना समझ में इतना। तो ये था कोलरैक्स लॉ की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयंस के लिमिटिंग जो उसके आयंस हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है ना। उसके बाद अगर हम निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। देखो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, सपोज करो CH3COH की बात करें, वो डिसोसिएट्स होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन थी C एट टाइम 0, है ना, इनकी दोनों की ये बने ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने, ये तो था कंसंट्रेशन C पे, लेकिन जैसे ही हमने इसका डाइल्यूशन किया तो ये तो हो गया, मतलब इसके जो आयंस हैं वो ब्रेक हो गए C अल्फ़ा। सपोज करो कंसंट्रेशन इनटू में दिस, तो कितना बच गया C माइनस C अल्फ़ा, है ना। तो ये कितना हो गया C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारा जो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कितनी है C अल्फ़ा और इंटू में C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट्स हुए हैं और कितने नंबर ऑफ आयंस, सॉरी डिसोसिएशन ही निकाल सकते हैं ना। तो ये होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट्स हुए, ठीक है। ये था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है कोलरैक्स लॉ एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेप्ट है। उसके बाद जो हमारा
जो ये चैप्टर है उसका रह जाएगा, मतलब 3 टॉपिक तो आई थिंक स्टार्टिंग के हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस है और जो हमारा बैटरीज़ है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज, सेल्स भी बोल सकते हैं, और कोरोजन, बस ये रहता है। शायद 2 लेक्चर्स लगे, तो 2 लेक्चर्स में आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।